नमस्कार, मैं सुमन सौरभ। आज मैं आप लोगों से जो वर्तमान हमारे देश में, प्रदेश में हलचल सी मची है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे देश के 5 प्रमुख प्रदेशों में चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, जिसमें सबसे अहम राज्य है उत्तर प्रदेश। पंजाब में भी चुनाव होना है, उत्तराखंड में भी चुनाव होना है, मणिपुर और गोवा में भी। तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और उत्तर प्रदेश में खास करके बड़ा राज्य है, तो यहाँ 7 चरणों में चुनाव होने जा रहा है और 10 मार्च को सभी ये जो 5 प्रदेश हैं इनके चुनाव परिणाम आने शुरू हो जाएंगे 10 मार्च को। देश में एक अजीब सी सुगबुगाहट सी मची हुई है वर्तमान राजनीति के परिप्रेक्ष्य में कि हम देश के जो मतदाता हैं या देश के जो जानकार हैं राजनीति के, इन चुनाव को लेके बहुत कुछ कयासबाजी लगाई जा रही है। ऐसा भी देखने में आ रहा है कि जैसे हम 2014 से लेके 2019 तक के चुनावों में अलग अलग प्रदेशों में भी उपचुनाव हुए और भी उन सब संदर्भों को लेते हुए ये तो स्पष्ट है कि जिस आवेग से कहा जाए मोदी जी ने 2014 में देश की राजनीति में एंट्री ली थी और विगत करीब 7 वर्ष से ज़्यादा ही हो गया और उनका केंद्र में शासन चल रहा है। अब कुछ एक प्रदेशों में पिछले जो चुनाव हुए तो वहाँ पर बीजेपी का पराभव हुआ। जैसे हम कह सकते हैं दिल्ली का चुनाव रहा केजरीवाल ने, बंगाल का चुनाव रहा, तो लोगों के बीच एक सुगबुगाहट सी है। क्या मोदी जी का जो राजनीतिक उठान था वो ढलान की ओर जा रहा है? आइए इसी बात पर हम कुछ मौजूदा हालात पे चर्चा करते हैं जो चुनाव से ही जुड़ा है। आज का जो मुख्य मुद्दा हमारा है जिससे मैं आपसे बात करना जा रहा हूँ, देश की बदलती राजनीति की दशा व दिशा जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में है। देश की राजनीति किस दिशा में बढ़ रही है, इन प्रश्नों का सटीक जवाब देना आसान नहीं होगा। हाँ, बदलाव जरूर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जिस तरह से आम लोगों के हितों को ध्यान में रखकर राजनीति कर रही है, वह वर्तमान समाज में सकारात्मक रूप से देखा जा सकता है। भारतीय राजनीति का सबसे बुनियादी बदलाव मुस्लिम वोट बैंक में देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दशक पहले मुस्लिम वोट पर कांग्रेस पार्टी का एकाधिकार था। जब यह वोट बैंक कांग्रेस से फिसला तो वह अनेक क्षेत्रीय पार्टियों के पास शिफ्ट हो गया और कांग्रेस हाशिए पर आ गई। हम कह सकते हैं दशकों तक मुस्लिम समुदाय एक वोट बैंक रहा है। उनकी सरपरस्ती करने वाली राजनीतिक पार्टियां मजबूत स्थिति में रही हैं। आगे के सालों में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हुई। इस क्रम में क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस
प्रमुख रही हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कोई भी राजनीतिक पार्टी मुस्लिम आवाम की सरपरस्ती करती नज़र नहीं आ रही है। हाँ, अनेक पार्टियां बढ़ चढ़कर दावे जरूर कर रही हैं। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और आज मैं उत्तर प्रदेश पर ही खास तौर से चर्चा करने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता एकजुट नहीं है। हाँ, एक बड़ा तबका समाजवादी पार्टी के साथ जरूर खड़ा है। हैरानी की बात है, 70 साल के राजनीतिक बदलाव को मुस्लिम कौम ने नहीं समझा। मोदी सरकार के पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी जैसे उदार नेता प्रधानमंत्री थे, उस समय भी मुस्लिम मतदाता भाजपा के खिलाफ मताधिकार का प्रयोग करता था। वर्तमान में मुस्लिम कौम नरेंद्र मोदी की सरकार के पक्ष में नहीं है, इसीलिए बाकी राजनीतिक पार्टियां उनके पक्ष में अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। ये रही मुस्लिम मतदाताओं की बात। अब हम कुछ राजनीतिक रूप से जातिगत बात करेंगे कि भारतीय राजनीति में जाति का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो पहले भी था, आज भी देखने को मिलता है। राजनीति में जातिवाद के प्रभाव को जाति का राजनीतिकरण कहा जा सकता है और जाति ध्रुवीकरण के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दलों द्वारा प्रत्याशियों का चयन और सफलता की संभावना का आंकलन जाति मापदंडों से किया जाता है। राजनीतिक नेतृत्व का जनाधार जातिगत आधार पर ही देखने को मिलता है। अब आइए हम उत्तर प्रदेश में जाति जनाधिकार की बात करते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजनीति, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण देश की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ प्राकृतिक संपदा भी भरपूर है। गंगा जमुना जैसी सदाबहार नदियाँ हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी उत्तर प्रदेश देश के सबसे पिछड़े प्रदेशों में आता है। शिक्षा का क्षेत्र हो या उद्योग धंधों का, सड़क, पानी, बिजली, रोजगार जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के मामले में अन्य प्रदेशों के मुकाबले बहुत पीछे पड़ा है उत्तर प्रदेश। सुदूर देहाती क्षेत्रों का बहुत बुरा हाल है। यहाँ आज़ादी के इतने साल बाद भी रूढ़वादी, आडंबर, अशिक्षा जैसी अभिशापों से मुक्ति नहीं मिल सकी है। देश की सभी राष्ट्रीय व क्षेत्रीय पार्टियों ने उत्तर प्रदेश में समय समय पर शासन किया, परंतु अपराध, जातिवाद, भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं मिल सकी। देश में सर्वाधिक धार्मिक दंगे इसी राज्य में हुए। यही कारण है उत्तर प्रदेश पिछड़ता चला गया। भ्रष्टाचार के कारण औद्योगिक विकास रुक गया, जिसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश के युवकों को रोजगार के लिए अन्य प्रदेशों की ओर पलायन करना पड़ता है। हम कह सकते हैं, जिस उत्तर प्रदेश ने देश को अनेकों प्रधानमंत्री दिए हैं, उसकी यह दुर्दशा क्यों? जानकार कहते हैं, दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होने जा रहा है। भारत में गठबंधन राजनीति का पहला प्रयोग भी उत्तर प्रदेश से ही शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश चुनाव की मुख्य बातें, जैसा कि हम जानते हैं, पिछले दिनों जब
तारीखों का ऐलान हुआ इलेक्शन के, तो उसी दरमियान उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री योगी सरकार के स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया और उसके बाद उनके पीछे पीछे 2 और मंत्री और करीब कह सकते हैं कि दर्जन भर विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। और ऐसा भी देखने को मिला कि योगी सरकार से जो भी मंत्री या विधायक आए उनमें ज़्यादातर पिछड़े तबके के ही लोग थे, मंत्री या विधायक। तो ऐसा क्यों देखने को मिला कि क्या योगी सरकार में पिछड़ों को भरपूर सहयोग नहीं मिल रहा था, या उनको काम करने का अवसर नहीं मिल रहा था, या वो किसी बात से असंतुष्ट थे वर्तमान सरकार से? हम कह सकते हैं कि स्वामी प्रसाद के इस्तीफे से सूबे की योगी सरकार के खिलाफ एक बड़ी बगावत हुई। बीजेपी में यह चिंता बढ़ी कि स्वामी प्रसाद व दूसरे पिछड़े नेता जो भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, इसमें समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव गैर यादव ओबीसी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गैर यादव ओबीसी मतदाता एक अनुमान के मुताबिक 35% से भी ज़्यादा हैं। समाजवादी पार्टी अन्य पिछड़ी जातियों के नेताओं को साधने में सफल होगी तो निश्चित तौर पर बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। पिछले दिनों योगी सरकार के 3 मंत्री दर्जन भर विधायक इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। राजनीति में इस तरह की उठापटक को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में भाजपा और समाजवादी पार्टी में जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी पार्टियों का वजूद ही नहीं रहा या उनका कोई असर नहीं होगा। बीएसपी, कांग्रेस तथा अन्य छोटे दलों को हम इसलिए खारिज नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सीटों पर उम्मीदवार जातिगत समीकरण, लोकल मुद्दों पर चुनाव जीतकर आते हैं। इस बार यूपी 2022 चुनाव के मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? इस चुनाव में निश्चित तौर पे किसान आंदोलन का मुद्दा जरूर हावी रहेगा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक बड़ा किसान वर्ग इस आंदोलन से जुड़ा रहा। तो हम कह सकते हैं कि किसान आंदोलन का मुद्दा भी लोगों के बीच रहेगा और युवा मतदाताओं में बेरोजगारी का मुद्दा हावी रहेगा। और पिछले दिनों जैसा कि देखा गया है, कोरोना काल में पलायन व उनके प्रबंधन का मुद्दा भी जरूर इस चुनाव में असर करेगा। वहीं बीजेपी सरकार किसान सम्मान निधि और मुफ्त राशन को मतदाताओं के बीच लेकर जा रही है। इस चुनाव में प्रियंका गांधी का यूपी में महिलाओं को 40% टिकट देने का दांव कितना असरदार होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं यूपी 2022 का चुनाव प्रदेश का ही नहीं, देश की राजनीति का आईना होगा। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश अगर बीजेपी के हाथ से निकल गया तो दिल्ली की राह आसान नहीं होगी। शेष फिर कभी। नमस्कार।